नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज हम आपको फिर से आपके लिए अच्छे-अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आए हैं। हर दिन आपके लिए अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन रहता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में ऊंचाई पर चढ़ना है, सफल होना है, तो एक बार 8:30 बजे आप मेरे चैनल पर आकर देखिए। क्वेश्चन का जो बेहतरीन कलेक्शन आपसे बार-बार पूछे गए एग्जाम का है, उसको देखिए, बढ़िया से तैयार कीजिए और हर दिन रात के 8:30 बजे आप मेरे साथ जुड़ेंगे। मंडे टू फ्राइडे हम आपके साथ रहते हैं। सिर्फ शनिवार और रविवार 2 दिन थोड़ा सा ऑफलाइन टेस्ट को लेकर, क्लास को लेकर, आपके क्वेश्चंस कलेक्शन को लेकर हम 2 दिन छुट्टी में रहेंगे। बाद बाकी मंडे टू फ्राइडे हम पर डे आपके साथ रहते हैं और साथ रहेंगे। बस सिर्फ आप लोग साथ देने का काम कीजिए ताकि आप लोगों का रिजल्ट हो जाए। हम कामना करते ईश्वर से कि आप लोगों का रिजल्ट हो जाए। आप लोग मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और छठ पूजा का एंजॉय भी बढ़िया से किए ही होंगे, ऐसा उम्मीद है। अब आप लोग एंजॉय खत्म हुई, अब सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो तेजी से आप लोग जुड़ जाइए सारे लोग और शेयर मैक्सिमम कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सके। धन्यवाद। चलिए आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि आज का ये प्यारे सेशन में किस तरह के क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपका है पहला कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका गया। यदि पृथ्वी से ऊपर किसी वस्तु को फेंका गया 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, इसका मतलब है कि प्रारंभिक वेग यानी यू का मान कितना हो गया? यू का मान हो गया 100 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता है कि उसके वापस आने में कितना समय लगेगा। यदि टाइम आपसे पूछा, किसके बारे में पूछा? आपसे टाइम के बारे में पूछा कि यदि मान लो किसी वस्तु को ऐसे फेंके तो 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका गया, तो यदि 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका गया तो सवाल ये आपसे कहा था कि वो ऊपर जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जहां पर वो रुकेगा और फिर उसके बाद क्या होगा? नीचे आएगा। तो जाने और आने में लगा टोटल समय के बारे में पूछा कि पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाने में उसको कितना समय लगेगा। यानी क्वेश्चन पूछा था उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। यानी ये जाएगा फिर आएगा, तो जाने में जितना टाइम लगेगा आने में भी उतना टाइम लगेगा, तो दुगुना टाइम हो जाएगा। तो अब टाइम ये पूछा, यू का मान दे दिया और इस स्थिति में भी का मान कितना होता है भाई? तो 0, क्योंकि भी जब अंतिम बिंदु पर जाके रुकेगा उसके बाद ही फिर वो रिटर्न आएगा, तो अंतिम वेग क्या होता है? 0। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए तो यहां पर जो गति का फॉर्मूला लगता है वो होता है v बराबर u माइनस जीटी। क्या फॉर्मूला लगता है बाबू? v बराबर u माइनस जीटी। v का मान 0 हो गया, u का मान 100 और g का मान कितना होता है? तो g जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो g का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान देंगे, जी का मान क्या हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और टी का मान तो पूछ ही रहा था। तो आपका भी का मान 0 हो गया। 0 बराबर 100 घटाओ 10 गुने टी, तो आपका 10 टी बराबर कितना हो गया? 10 टी बराबर 100 हो गया। तो टी का मान कितना हो गया? 100 बट्टा 10 यानी कितना हो जाएगा? आपका 10। यानी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में, चूंकि भी जब 0 हो गया तो यहां तक जाने में उसको कितना समय लगा? तो 10 सेकंड का समय लगा। फिर आने में भी 10 सेकंड का टाइम लगेगा, तो 10 सेकंड जाने में लगा था, 10 सेकंड आने में भी लगेगा, तो टोटल कितना टाइम लगा? टोटल उसको 20 सेकंड का समय लग गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा 20 सेकंड। जबकि आपका ऑप्शन में 10 सेकंड भी था। जो बच्चे 10 सेकंड मारेंगे बोरा में चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ जाने में 10 सेकंड लगा और क्वेश्चन पूछा था कि वापस आने में लगा समय क्या होगा। यानी सिर्फ जाना नहीं है, उसको वापस भी चलाना है। तो 10 मिनट जाने में लगा और 10 मिनट आने में लगा, ये 10 सेकंड जाने में लगा और 10 सेकंड आने में लगा, तो 10-10 कितना हो गया भाई? 30 सेकंड हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। क्लियर? तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि न्यूमेरिकल का जो हमारा एक सेशन प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे हमारे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे टॉपिक का टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है या जो पूछा गया है, अलग अलग फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर प्ले स्टोर में पड़ा हुआ है। आप हमारे चैनल के वीडियोज में जब जाएंगे तो वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यूमेरिकल का, वो न्यूमेरिकल आप लोग जरूर देखिए। जिनको खास करके रेलवे की जॉब लेनी है
उनके लिए न्यूमेरिकल रामबाण साबित होगा। और जिनको बीपीएससी बिहार एसएससी में भी जाना है तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दो न्यूमेरिकल ही रहता है, और वो दो न्यूमेरिकल ठीक होने का मतलब है कि आपका 4 नंबर बनना, और 4 नंबर बनने का मतलब है कि आप 4 लाख बच्चे को अपने से पीछे कर दीजिएगा। आपके एग्जाम में एक एक नंबर का, एक एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग एक बार इस छुट्टी में क्या कीजिए, पूरी न्यूमेरिकल को शनिवार रविवार बैठिए और पूरे न्यूमेरिकल का सीरीज जो है आप लोग देख जाइए, पूरे वीडियोज को एनालिसिस कर लीजिए, आप कॉपी में बनाइए, वीडियो देखिए, कॉपी में बनाइए। दिक्कत होता है फिर से एक बार देखिए, शनिवार रविवार आपका ये काम रहा कि आप वीडियोज पर मैक्सिमम फोकस कीजिए। क्लियर ना? तो चलिए, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। इसका आंसर हो गया भाई 20 सेकेंड। v बराबर u माइनस जीटी फॉर्मूला लगा, और g का मान आपको पता है अर्थ के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जिससे कटना आसान होता है हम लोग उसी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लियर ना? अगला सवाल कहता है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम कौन है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम कौन सा भाई? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम से जो है बल का व्यंजन प्राप्त होता है। आप पढ़े होंगे F बराबर ma। इन न्यूटन के दूसरे गति नियम में बताया गया कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके गुरुत्व त्वरण के, गुरुत्व बोलते नॉर्मल त्वरण, किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात F बराबर ma जो है ये आपका है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का ये द्वितीय गति नियम है, F बराबर ma। अतः क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसका व्यंजन मिलता है, तो याद रखिएगा इससे बल का व्यंजन मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? तो परस्पर प्रभावी वस्तु पर बलों के बीच संबंधों की जानकारी, जरूरत का नियम, बल के प्रभाव को समझना। बिल्कुल ये आंसर सी होगा, क्योंकि जरूरत का नियम, तो ये जरूरत का नियम किससे रिलेटेड है? ये न्यूटन साहब के, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है भाई? न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। तो जड़त्व का जो नियम है इसको न्यूटन का प्रथम गति नियम कहा जाता है। और बल के प्रभाव को समझने में सहायता प्रदान किससे हुआ कि बल कैसे इफेक्टिव होता है? तो जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं वह बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अतः F बराबर ma जो है ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, इससे बल का व्यंजन प्राप्त होता है। जबकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा मिलती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है, और न्यूटन के सेकंड गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर सी हो गया। बल के प्रभाव को समझने के लिए न्यूटन का द्वितीय गति नियम जिम्मेवार है। क्लियर? अगला क्वेश्चन कहता है किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां होगा? ध्यान देंगे, किसी वस्तु का भार जो है वो जी के मान पर डिपेंड करता है। किसी भी वस्तु का भार किस पर डिपेंड करता है? स्मॉल जी के मान पर डिपेंड करता है। यानी जी का मान जहां कम होगा वस्तु का भार वहां कम होगा, जी का मान जहां ज्यादा होगा वस्तु का भार ज्यादा होगा। तो ये मान लिया जाए आपका पृथ्वी है, और ये दोनों इसका क्या हो गया? ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, और ये आपका साउथ पोल हो गया, और ये बीच में क्या हो गया? आपका विषुवत रेखा हो गया। ये आपका विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा को ही हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा को किस नाम से जाना जाता है बाबू? तो विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आपका विषुवत रेखा जो है यहां पर जी सबसे कम काम करता है, सबसे कम। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा? सबसे कम काम करेगा, और जहां जी सबसे कम काम करेगा वहां डब्ल्यू भी क्या होगा? डब्ल्यू भी सबसे कम होगा। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि भार न्यूनतम कहां पर होगा? तो विषुवत रेखा पर, अर्थात भूमध्य रेखा पर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जहां जी का मान सबसे कम होता है अतः वस्तु का भार सबसे कम होगा। और ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है यहां पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। आपका ध्रुव जो है, पोल जो है, पोल पर जी का मान क्या होता है? नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर जी का मान मैक्सिमम होता है, अर्थात वस्तु का भार भी क्या होगा? वस्तु का भार जो है आपके पोल जो है, इस पोल पर वस्तु का भार क्या होगा? मैक्सिमम होगा। पोल पर वस्तु का भार क्या होगा?
ध्रुव पर वस्तु का भार मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ जी का मान मैक्सिमम होता है। विषुवत रेखा पर मिनिमम होगा क्योंकि यहाँ जी का मान मिनिमम होता है। और केंद्र की बात किया जाएगा, पृथ्वी के सेंटर की बात किया जाएगा तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होगा क्योंकि केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। क्लियर। अगला सवाल कहता है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान देंगे मेरे दोस्त, रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है किसी पदार्थ में हुआ वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का रंग, रूप या गुण सदा के लिए बदल जाता है, यानी पुनः वापस नहीं आ सकता है। जैसे दूध से दही का बनना है, मक्खन का सरना है, दूध का सरना है, या फिर लोहे में जंग लगना है, ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ का रंग या रूप गुण कुछ समय के लिए बदलता है, फिर उसको वापस ला सकते हैं। जैसे रबर का सिकुड़ना और फैलना, मांसपेशी का दबना और फूलना, या फिर क्या कहते हैं ये बर्फ का पिघलना और जमना, मोम का पिघलना और जमना, ये सब भौतिक परिवर्तन होगा। जबकि लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, फिर मक्खन का सरना, दही का सरना, ये सब रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था रासायनिक परिवर्तन कौन होगा, तो मक्खन का खट्टा होना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। क्योंकि मक्खन जब खट्टा हो जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं हो पाएगा, उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए मक्खन का खट्टा होना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना फिजिकल चेंज है। प्लेटिनम तार का गर्म होना फिर ठंडा हो जाएगा, फिजिकल चेंज है। लोहे का चुंबकीकरण होगा और फिर चुंबक के तत्व को हटा देंगे तो फिर लोहा हो जाएगा। यानी ये तीनों ऑप्शन जो था वो आपका भौतिक परिवर्तन का था। किस प्रकार के परिवर्तन का मेरे दोस्त, ये आपका भौतिक परिवर्तन के सारे एग्जांपल्स थे। अतः भौतिक परिवर्तन जो है ये किसी पदार्थ में होने वाला वैसा परिवर्तन है जिसमें रंग, रूप या गुण कुछ समय के लिए बदलता है, फिर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर। चाहे लोहे में जंग लगना पूछे, कागज का जलना पूछे, या दूध से दही का बनना, या मक्खन का खट्टा होना, दही का खट्टा होना, ये सब रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर ना। उम्मीद करते हैं ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन O2, कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात क्या होगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाएगा तो इसके द्रव्यमान का रेशियो निकाल लीजिए। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 12, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, लेकिन दो परमाणु है, 16 दूना 32। जब ये 12 अनुपात 32 हो गया तो काट देंगे, 4 तिया 12, 4 8 32, तो कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, 3:8। क्लियर हो गया कि कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूना 32, तो 12 अनुपात 32 कर दिए, 3 अनुपात 8 है किसी ऑप्शन में क्या, 3:8। कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात पूछा था, आंसर हो जाएगा ए नंबर, 3 अनुपात था। देखिए इसको घुमा के भी लिख दिया बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए, ये 8:3 नहीं बल्कि कार्बन ऑक्सीजन का पूछा था, इसलिए आंसर क्या होगा, 3:8। किसी का भी पूछेगा तो इस तरह से आप उसका अनुपात निकाल सकते हैं। क्लियर ना। अगला सवाल कहता है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधा होता है। ध्यान दीजिएगा, हीरा की बात करेगा, डायमंड की बात करेगा तो ये चतुष्परमाणविक होता है। डायमंड क्या होता है, ये चतुष्परमाणविक होता है, फिर ये 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। और यदि ग्रेफाइट की बात करेगा तो ये आपका षष्ठ परमाणविक होता है, परमाणविक होता है। ग्रेफाइट की बात करेगा तो षष्ठ परमाणविक होगा, और डायमंड की बात करेगा, हीरा की बात करेगा, चतुष्परमाणविक होगा। अतः आंसर क्या होगा, ये 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। यानी आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है तो डायमंड में 4 परमाणु और हीरा जो है ये षष्ठ परमाणविक होता है। अगला क्वेश्चन कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित रहता है। ध्यान दीजिएगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में यही अंतर है कि आपका जंतु कोशिका जो है अर्थात एनिमल सेल जो है, इस जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका जो है इसमें आपको कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जबकि प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो अनुपस्थित रहता है, तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है ये एनिमल सेल में अनुपस्थित रहता है। आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। ये एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये कोशिका भित्ति होता किससे है, तो ये आपको पादप कोशिका में होता है, अर्थात ये आपका प्लांट सेल में होता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि करने के लिए पोषक तत्व होगा? नए ऊतक की वृद्धि करने के लिए पोषक तत्व का काम जानते कौन करता है? वो आपका प्रोटीन करता है। अतः जो प्रोटीन का स्रोत है वो ज्यादा पोषक तत्व देगा। जैसे आपका सोयाबीन हो गया, आपका पनीर हो गया, या फिर आपका मशरूम हो गया, ये सब क्या करेगा? बॉडी के वृद्धि में जिम्मेवार होगा। तो आंसर था उत्तकों की के लिए पोषक तत्व प्रदान कौन करेगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी पनीर, यानी प्रोटीन चूंकि आपकी बॉडी का वृद्धि करता है तो उसमें सोयाबीन, पनीर या मशरूम ये सब इसके लिए जिम्मेवार होगा। क्लियर ना? ये सारे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन होगा? लघुत्तम का मतलब क्या? सबसे छोटे हड्डी की बात किया कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन? तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसमें स्टिप्स का नाम आता है। किसका नाम आता है? उसमें स्टेप्स का नाम आता है। और स्टेप्स क्या है? तो कान की हड्डी है। स्टेप्स कान की हड्डी है भाई। स्टेप्स आपका कान का हड्डी है। तो आंसर क्या होगा? कान में। हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कहां में भाई? तो कान में पाई जाती है। अर्थात कान की हड्डी, स्टेप्स जो है ये सबसे छोटी हड्डी होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? सिंपल टिश्यू कौन नहीं है भाई? तो आपका जाइलम जो है, ये जाइलम और फ्लोएम की बात करेगा। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, जाइलम और फ्लोएम जो है ये जटिल ऊतक है। ये जटिल अस्थायी ऊतक है, यानी ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। जैसे क्वेश्चन पूछा था सरल ऊतक नहीं है तो जाइलम और फ्लोएम का नाम आया। और कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि जटिल अस्थायी ऊतक में किसका नाम आता है? तो जाइलम और फ्लोएम का नाम आता है। अब कहेंगे सर ये जाइलम और फ्लोएम करता क्या है? तो ध्यान देंगे बाबू, ये जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों का अलग अलग काम है। ये जाइलम क्या करता है? जल का वाहन। याद रखिएगा, जौ से जल, जौ से जाइलम। जाइलम जल का वाहन करता है और फ्लोएम जो है ये भोजन का वाहन करता है। भोजन बोले तो ये फूड का वाहन कौन करेगा? फ्लोएम। जल का वाहन कौन करेगा? जाइलम। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये लास्ट आपका क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच। आज की शिवाई तक फिर मिलते हैं अगले क्लास में रात के 8:30 बजे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।